क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया जा रहा था। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे और बताया था कि सभी स्तनधारियों और मानव के हार्मोन और उन्हें स्रावित करने वाली ग्रंथियों की संरचना एवं कार्यकी में समानता होती है। अन्य कशेरुकियों, स्तनधारियों एवं मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा कुछ अन्य अंग भी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, अतः इन्हें सामान्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां ही कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला बताया था नलिका विहीन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा आपको बताया था मिक्स्ड ग्लैंड और तीसरा बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रहे थे। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स आदि, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अब तक आपको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में विधिवत जानकारी दे चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, शरीर में इसकी स्थिति क्या होती है और इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं। आज इसी कड़ी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जो भी जानकारी दे रहे थे, उसमें अब हम आपको अगली अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताने वाले हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगला है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। ये क्या होती है? वास्तव में यह एक छोटी सफ़ेद और चपटी सी ग्रंथि अग्र मस्तिष्क तीसरे वेंट्रिकल की छत अर्थात थैलमस में डायनसिफलान के मध्य पृष्ठ तल पर एक खोखले व्रंत पर स्थित होती है। इसीलिए यह एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानी जाती है। पीनियल बॉडी का उद्गम भ्रूण के मस्तिष्क से होता है। यह चपटी सी छोटे आकार की गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है। सामान्यतः पीनियल बॉडी शाखित कोशिकाओं के छोटे छोटे पिंडकों की निर्मित होती है। यह चारों ओर से संयोजी ऊतक द्वारा घिरी रहती है। इसमें जगह जगह कैल्शियम के महीन कण उपस्थित होते हैं और इसके निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। पहली पिनियलोसाइट्स कहलाती हैं। ये कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण से निर्मित होती हैं और दूसरी न्यूरोग्लियल कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं पिनियलोसाइट्स को सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। पीनियल ग्लैंड्स के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और इस हार्मोन का काम क्या होता है यह भी जानना जरूरी होता है। तो पीनियल ग्लैंड मुख्य रूप से मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। यह एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। मेलाटोनिन के कार्यों की बात की जाए तो यह हार्मोन निम्न कशेरुकियों में मेलानोफोर्स वर्णक पर पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, जिसे हम MSH के नाम से जानते हैं, इसके विपरीत प्रभाव डालते हैं। परिणाम स्वरूप मेलानोफोर्स के रंग
कण केंद्रकी भाग पर एकत्रित हो जाते हैं और त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है। यदि पिनियल काय को शरीर से निकाल दिया जाए तो अंडाशयों की वृद्धि रुक जाती है। यह हार्मोन मेलेटोनिन जननांगों के विकास एवं उनके कार्य का अवरोधन करता है। जैसे कि चूहे या अन्य किसी स्तनधारी के शरीर से पीनियल काय निकाल देने से जनन बड़े हो जाते हैं और उसकी यौनावस्था का शीघ्र विकास हो जाता है, जिससे कि संभोग की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह हार्मोन लैंगिक विकास को प्रकाश की विविधताओं के अनुसार नियंत्रित करके जैविक घड़ी का कार्य करते हैं। इस प्रकार से पीनियल ग्लैंड के बारे में आपने जाना और देखा कि इस ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, इसका पूर्वगामी हार्मोन, एक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न एमीन होता है। मंद प्रकाश में इसका श्रावण अधिक और तीव्र प्रकाश में इसका श्रावण कम होता है। मेलेटोनिन हार्मोन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल को धीमा करता है, जिसके कारण अंडाशय का भाग कम होने लगता है। अब अगली ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड का आप सभी ने नाम सुना होगा। थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में भी आपने जानकारी सुनी होगी कि थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड कम है। तो थायराइड ग्लैंड से इसका कंट्रोल होता है। थायराइड ग्लैंड मनुष्य की गर्दन में श्वास नली और स्वर यंत्र अर्थात ट्रेकिया और लैरिंक्स के संधि स्थान पर अधर पार्श्वतल पर दोनों तरफ एक एक थायराइड एवं क्रिकॉइड कार्टिलेज के पार्श्वों की ओर एक भूरी लाल सी एच आकार की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। अर्थात थायराइड ग्लैंड का जो आकार होता है वो एच शेप्ड में होता है। यह थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। जैसा कि आपको बताया कि यह गर्दन भाग में श्वास नली यानी ट्रैकिया और स्वर यंत्र अर्थात लैरिक्स के जोड़ के पार्श्व अधःतल पर उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसमें आयोडीन होता है। भोजन के अवशेषित आयोडीन थायराइड ग्लैंड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस ग्रंथ की कोशिकाओं में स्थित थायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से मिलकर सबसे पहले मोनो आयोडोटायरोसिन बनता है। इसमें पुनः एक परमाणु आयोडीन युक्त होकर डाई आयोडोटायरोसिन का निर्माण करता है। तब दो अणु डाई आयोडोटायरोसिन या थायरॉक्सिन बनता है। थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरॉक्सिन जो स्रावित होता है, इसके कार्य क्या होते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। थायरॉक्सिन कोश की श्वसन की गति को तीव्र करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतया हड्डियों, बाल इत्यादि के लिए अनिवार्य है। टोड एवं मेढक के टैडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस को भी प्रेरित करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है तथा रेड ब्लड कार्सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करता है। यह रक्त में कीटोन का बनना कम कर देता है। आप इस ग्लैंड की स्थिति को बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि श्वास नली और स्वर यंत्र के बीच, दोनों के बीच उपस्थित यह ग्लैंड एच के आकार की होती है। यह हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर ताप को भी नियंत्रित करने का काम करता है। थायराइड की अनियमितता से कई सारे रोग भी हो सकते हैं। इन रोगों के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहला है क्रेटिनिज्म,
जिसे हम जड़ मानवता के नाम से जानते हैं। बच्चों में इस हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज नामक रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे मानसिक दृष्टि से कम विकसित, बौने एवं कुरूप हो जाते हैं। इन बच्चों के होंठ और जीभ मोटे, सामान्य से अधिक, पेट बाहर निकला हुआ होता है। इनमें अल्प विकसित जननांग तथा त्वचा सूखी और अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है। यह रोग आधार उपापचयी दर अर्थात बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर के घटने के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर ताप तथा हृदय की गति की दर में गिरावट आ जाती है। मुख्य रूप से कहा जाए तो इस रोग में बच्चों की त्वचा सूखी एवं मोटी, जीभ मोटी, पेट बाहर निकला हुआ तथा जननांग अल्प विकसित होते हैं। दूसरा रोग होता है मिक्सिडेमा। वयस्क में इस हार्मोन की कमी से यह रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली सी और फूल जाती है तथा त्वचा के नीचे वसा और श्लेष्म का जमाव अधिक हो जाता है। शरीर कमजोर, भद्दा व फूला सा, होंठ और पलकें भी इससे प्रभावित होती हैं। होंठ और पलकों की स्थिति जो है वह मोटी हो जाती है। इनके रुधिर दाब एवं आधार उपापचय दर अर्थात बीएमआर में गिरावट आ जाती है। इनकी जनन क्षमता क्षीण हो जाती है और मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लक्षणों को हम मिक्सिडीमा के नाम से जानते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम सामान्य घेघा या सिंपल ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण बीमारी इस हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। भोजन में आयोडीन की कम मात्रा उपलब्ध होने पर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप थायराइड ग्लैंड अधिक श्रावण के कारण बड़ी होकर फूल जाती है। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करती है। इस असाधारण वृद्धि से गर्दन भी फूलकर मोटी और कालर जैसी हो जाती है। आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में यह रोग बहुतायत से होता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में। गर्दन का फूलकर मोटा होना कोशिकाओं के बहुगुणन के कारण होता है। ऐसी बीमारी को हम साधारण घेंघा या सिंपल ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख कारण थायराइड ग्लैंड के आकार में बहुत अधिक वृद्धि का हो जाना होता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण पिट्यूटरी का अग्रपिंडक अधिक मात्रा में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH कहते हैं, को स्रावित करने लगता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। ज़्यादा उद्दीपित होने से ही ये घेघा रोग बन जाता है। थायरॉक्सिन का ज़्यादा स्रावण होने से उपापचय की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण हृदय गति तीव्र हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रिस्पायरेटरी रेट भी बढ़ जाती है और तंत्र की अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसकी अधिकता के कारण आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर उठ जाती हैं तथा नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है। इस रोग को एक्सोथैल्मिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई लक्षण हो सकते हैं थायराइड ग्लैंड की वजह से, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगला आता है पैराथायराइड ग्लैंड। यह भी एक महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। दो जोड़ी छोटी मटर के दानों के जैसी यह पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, जो प्रत्येक थायराइड ग्लैंड की पाली में 2 की संख्या में पृष्ठ सतह पर धसी हुई रहती हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स के साथ साथ पाई जाने के कारण ही इसे हम पैराथायराइड के नाम से जानते हैं। इस ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन्स
पैराथोर्मो हार्मोन या कॉलिक हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह दोनों ही कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड का निर्माण भ्रूण अवस्था में तीसरी और चौथी ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपकला या एपिथीलियम से अर्थात अल्टीमोब्रैकियल काय से होती है, अल्टीमोब्रैकियल बॉडी से होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा कि आपको बताया मटर के दाने के आकार की लाल या भूरी सी अंडाकार या सीनो जैसी रचनाएं होती हैं। मनुष्य में प्रत्येक ग्लैंड 6 से 7 मिलीमीटर लंबी, 6 से 7 मिलीमीटर लंबी, 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी तथा कुल भार लगभग 0.05 से 0.3 ग्राम तक होता है। इसमें मुख्य रूप से चीफ सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीशित करती हैं और दूसरी ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं। इनका कार्य अनिश्चित और अज्ञात है। प्रमुख रूप से कैल्सिटोनिन हार्मोन जो इसके द्वारा निकलता है, इसका स्राव थायराइड के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली पैरापुटिका कोशिकाओं जिन्हें हम सी सेल्स कहते हैं, इनके द्वारा होता है। जब रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है एवं पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है तथा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। रोग एवं उपचार के बारे में बात करें तो इस ग्लैंड से अधिक स्राव होने की अवस्था को हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है जिससे हड्डियां मुलायम और पोरस हो जाती हैं। इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस रोग में विटामिन डी देने से कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि होती है। कैल्शियम आयनों की अधिकता होने पर किडनी और गाल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है, जबकि अल्पस्राव होने पर इसे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। पैराथॉर्मोन कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम और फास्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे पेशियों और तंत्रिकाओं में उत्तेजना बढ़ जाती है। पेशियों में ऐंठन और अकड़न होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से इस हार्मोन से होने वाली अनियमितताओं के बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसके बाद अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जिसे हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह बाइलोब्ड ग्रंथि वक्षीय गुहा में हृदय से आगे ट्रैकिया के इधर उधर स्थित होती है। ये ग्रंथि जन्म के समय विकसित होती है। यौवनावस्था के प्रारंभ के पश्चात धीरे धीरे छोटी होने लगती है और वृद्धावस्था तक लगभग थाइमस ग्लैंड समाप्त हो जाती है या फिर मात्र एक डोरी जैसी रचना के रूप में शेष बचती है। ये भ्रूण की तीसरी क्लोम धान की बाहरी एपिथीलियम से निर्मित होती है। यह गुलाबी रंग की चपटी द्विपालित या पिंडकी ग्रंथि होती है। इसकी संरचना लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ ग्लैंड के समान होती है। बाहर की ओर संयोजी ऊतक का निर्मित खोल तथा भीतर दोनों पिंड छोटे छोटे पिंडकों यानी लॉब्यूल्स में विभक्त होते हैं। पिंड के प्रत्येक पिंडक में बाहर की ओर लिम्फोसाइट से घिरे रहते हैं तथा अंदर की ओर जाल युक्त शाखान्वित एरियोलर संयोजी ऊतक फैला हुआ होता है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन होते हैं और ये हार्मोन के नाम होते हैं थाइमोसिन हार्मोन, थाइमिन फर्स्ट तथा थाइमिन सेकंड। ये इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। यह
कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा यह थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। जैसा कि आपको बताया कि बढ़ती उम्र के साथ थाइमस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, परिणाम स्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन भी घट जाता है। इसीलिए वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाती है। इस ग्लैंड की पोजीशन हमारे शरीर में कहाँ होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, आप अपने स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट रूप से थाइमस ग्लैंड की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और उसके बाद अगली महत्वपूर्ण ग्लैंड आती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसे सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रत्येक किडनी के अग्र छोर पर छोटी सिकुड़ी सी टोपी जैसी एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती है। इस ग्रंथि की सर्वप्रथम खोज का श्रेय यूस्टेकियस नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसके वैज्ञानिक का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, यूस्टेकियस ने इसको खोजा था। प्रत्येक किडनी के सिरे पर अंदर की ओर स्थित टोपी नुमा ग्लैंड होती है। इसका रंग मुख्य रूप से पीला सा होता है और फीमेल में यह मेल से सामान्यतः बड़ी होती है। एड्रिनल ग्लैंड का जो उद्गम होता है, यह बाहरी भाग का निर्माण एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म तथा आंतरिक भाग का निर्माण न्यूरल एक्टोडर्म से होता है। इस ग्रंथि का कलर जैसा बताया पीले रंग का होता है। ये 4 से 6 ग्राम वजन की होती है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का 75% भाग बनाता है और यह स्वयं 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कहलाता है जो ग्लोमेरुलोसा। इस भाग में स्टेरॉयड हार्मोन मिनरलोकार्टिकॉइड स्रावित होता है। इन हार्मोन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सोडियम आयन और परोक्ष रूप से पोटेशियम आयनों के उपापचय पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कहलाता है मिनरलोकार्टिकॉइड। यह हार्मोन का मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा सोडियम तथा लवण का पुनर्अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। इसीलिए इसे लवण प्रतिधारक यानी साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं और इस शरीर में जल संतुलन भी नियंत्रित करते हैं। इनके प्रभाव से यूरिन द्वारा पोटेशियम और फास्फेट का अधिक मात्रा में उत्सर्जन एवं सोडियम क्लोराइड तथा जल का कम मात्रा में उत्सर्जन होता है। मिनरलोकार्टिकॉइड के अधिक स्रावण से हाइपरटेंशन एवं कम स्रावण से कैंस रोग होता है, जिसमें सोडियम तथा पोटेशियम का संतुलन शरीर में गड़बड़ हो जाता है। इससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। मिनरलोकार्टिकॉइड के एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन एवं डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन होते हैं। दूसरा भाग है जोना फैसिकुलेटा। इस भाग से ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड ये कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उपापचय का नियंत्रण करता है। ये वसा एवं अमीनो एसिड को ग्लूकोज बनाने के लिए उद्दीपित करता है। कार्टिकॉइड्स के अधिक स्रावण से कुशिंग डिजीज हो जाती है। कुशिंग डिजीज क्या होती है, इसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। इस बीमारी में ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनता है, लीवर में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में टूटने लगता है एवं डायबिटीज हो जाता है। शरीर में सोडियम तथा जल का जमाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तथा रुधिर प्लाज्मा में पोटेशियम की सांद्रता घट जाती है। ग्लूकोकार्टिकॉइड के प्रमुख एग्जाम्पल हैं कार्टिसोन,
और हाइड्रोकॉर्टिसोन। तीसरा भाग आता है जोना रेटिकुलरिस का। इस भाग से लिंग हार्मोन जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन आदि का स्रावण होता है। मेल हार्मोन एंड्रोजन तथा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाती हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों में ही निकलता है, किंतु पुरुष में एंड्रोजन एस्ट्रोजन को तथा मादा में एस्ट्रोजन एंड्रोजन को निष्क्रिय कर देता है। यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग, बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करता है। यदि एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग को निकाल दिया जाए अथवा यह विकृत हो जाए तो ग्लूकोकार्टिकॉइड का स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण उपापचयी प्रक्रमों में बहुत सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम एडिशन रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है, रुधिर चाप कम हो जाता है और वृक्क भी अपना कार्य करना छोड़ देता है। कभी कभी इस ग्लैंड में ट्यूमर के परिणाम स्वरूप एड्रिनल कार्टेक्स से लिंग हार्मोन के अधिक स्राव से स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण बनने लगते हैं, जैसे कि मूँछों का आना, आवाज़ का मोटा हो जाना तथा बांझपन। और कभी कभी नर में स्तन ग्रंथियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, जिसे गायनकोस्टमिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड या हिंदी में इसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। एड्रिनल कार्टेक्स का नियंत्रण जानना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन ACTH द्वारा होता है और मेडुला में एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से हम कैटकोलेमिन के नाम से जानते हैं। एपिनेफ्रिन ये अमीनो अम्ल होता है। कभी कभी इसको एड्रिनिन अथवा एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। कार्य क्या होता है? एपिनेफ्रिन के प्रभाव से मांसपेशियों की धमनिकाओं यानी आर्ट्यूल्स का व्यास बढ़ जाता है और यह पुतलियों को फैलाता है तथा रोंगटे खड़े होने को प्रेरित करता है। यह सामान्य रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यह रुधिर शर्करा की मात्रा शीघ्रता से बढ़ाता है। ट्रैकिया एवं ब्रॉक्स को फैलाकर श्वसन में सहायता करता है, इसीलिए यह अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा, क्रोध, भय इत्यादि स्ट्रेस अवस्था में एड्रिनलिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की दर बढ़ा देता है, जिससे शरीर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है और इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय ले सकता है। इसीलिए इसे 3F हार्मोन यानी फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, यह भी अमीनो अम्ल है। इसे नॉरएड्रिनलिन या टोनस हार्मोन कहते हैं। इसका कार्य रुधिर कोशिकाओं का व्यास कम करना है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अर्थात इस क्रिया में यह एड्रिनलिन के विपरीत कार्य करता है। एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर होने से फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है। और मेडुला का नियंत्रण सिंपैथिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एवं एड्रिनल मेडुला के संयुक्त सहयोग से ही मनुष्य में क्रोध एवं भय की उत्पत्ति होती है। एड्रिनल मेडुला के कार्य मुख्यतः आपातकालीन होते हैं, इसीलिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से आज आपने कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनकी स्थिति, इनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की।
शेष जो ग्लैंड्स बचती हैं उन्हें हम अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज ग्लैंड भी मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत आती है। उसमें जो एजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानी जाती हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।